हेलो एवरीवन। आज एक क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2020 में पूछा गया था। पिछले साल 1 फरवरी को ये एग्जाम हुआ था। कौन कंडक्ट करवाता है इसे? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, और मुंबई में स्थित है, और वही हर साल इसको अधिक कंडक्ट करवाता है। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो इसमें ज़रूर भरना। तो सबसे पहले इसका हम केमिस्ट्री पार्ट एक देखेंगे जो हमने अब तक पढ़ा है। केमिस्ट्री में क्वेश्चन तो हैं ढेर सारे, लेकिन हमने जो अब तक पढ़ा है उसमें से ही इसको हम लोग देखते हैं उस तरह के क्वेश्चन। जैसे कि हमने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लिया, ट्रांसफॉर्मर सब्सटेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब को। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट टू लेड ऑक्साइड, if the coefficient of lead nitrate is 2, then the coefficient of nitrogen dioxide is। तो पूछ रहा है कि लेड नाइट्रेट का, हम लोग पढ़ा था ना डिकम्पोजिशन के कई प्रकार होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो हीट के प्रेजेंस में होता है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। लाइट के प्रेजेंस में होता है वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। रिएक्शंस के प्रकाश पढ़े थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, उसी में इसको हमने कराया था। तो एक जो अगर इसका सोल्यूशन देखोगे, ऑप्शन ए है, तुम बना सकते हो ऑप्शन A1, B2, C3 एंड D4। तो इसका पॉज करके पहले खुद बना लेना, उसके बाद सोल्यूशन देखना। तो क्या बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला पहले सही लिखना, PbNO3 होल 2। ओके, ये पैरेंथेसिस के बाद होल 2। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रेट आयन है इसका वैलेंसी 1 है और लेड का वैलेंसी 2 है। तो क्रॉस मेथड करोगे तो क्या होगा, ऐसे ही बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन देखो PbNO3 यहाँ पर वैलेंसी ये माइनस, ये प्लस, ये 2 है, ये 1 है। तो इसको क्रॉस करोगे तो क्या देगा? यही देगा ना, PbNO3 का होल 2। और इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे तो ये क्या बन रहा है? लेड ऑक्साइड बन रहा है, जो कि पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। और बाकी ये लिखने का तरीका है, ये 2 यहाँ रोमन अंक में क्यों दे? क्योंकि लिखने का तरीका बताया था ना मैंने, जो मेटल्स जो एक से ज़्यादा वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं उनको लिखने का तरीका ये ऐसे, अगर वैलेंसी 2 है तो यहाँ पर रोमन में 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे तो लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बन रहा है? लेड ऑक्साइड प्लस क्या बन रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको ये याद भी होगा, इस गैस का कलर क्या होता है? ब्राउन कलर का गैस होता है। ये दिया हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन एक चीज बताओ, अगर ये क्वेश्चन इतना आसान होता तो क्या इसे इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में पूछा जाता? क्योंकि जब रिएक्टेंट दिया हुआ है और प्लस में प्रोडक्ट भी बता दे रहा है, प्रोडक्ट भी क्या कर रहा है? बता दे रहा है हमें कि ये बन रहा है। लेकिन दरअसल अगर तुम इस रिएक्शन को देखोगे तो इसमें केवल यही नहीं बनता है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही नहीं बनता है, बल्कि ऑक्सीजन गैस भी इसमें क्या होता है? एमिट होता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको बहुत लोग मिस कर दोगे। ओके, इसको मिस मत करना। तो इसी को बस ध्यान देना था। ये जो बता रहा है प्रोडक्ट, ये पूरा नहीं है, ये याद होगा ये रिएक्शन ना, तभी ये सवाल क्या होगा? बनेगा। और इम्पोर्टेंट भी है, ये जो लेड नाइट्रेट है ना, ये टॉक्सिक नेचर का होता है, यानी पॉइजनस नेचर का होता है। ओके, और बाकी तो तुम जानते हो कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का गैस होता है, येलो ब्राउन कलर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। और बाकी ये लेड ऑक्साइड है। तो हमसे क्या पूछा गया कि अगर कॉफिशिएंट किसका? लेड नाइट्रेट का कितना है? 2 है। लेड नाइट्रेट का कॉफिशिएंट कितना है? 2 है। तो ओके, तो यही पूछ रहा है कि इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट कितना होगा। तो बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। तो इधर 2 लेड का आइटम है, लेकिन इधर तो एक ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, लेकिन यहाँ फिर नाइट्रोजन बैलेंस नहीं हो पाएगा। नाइट्रोजन देखो तो कितना है? यहाँ से 2 है, लेकिन इधर भी 2, 2 इंटू 2 4 हो गया ना। देखो तो पहले से नाइट्रोजन NO3 का होल 2 है, तो 2 इंटू 2 4 नाइट्रोजन है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तुम ध्यान दो कि ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा। क्यों? क्योंकि देखो तो ऑक्सीजन कितना है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है ना। 12 इधर ऑक्सीजन है, और इधर कितना हुआ? 2 प्लस 2 4, 4 हो गया, और 4 दूनी 8, ये 8 है, 8 2 10 और 2 12, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब आंसर कितना होगा? 4। यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट कितना होगा? 4 होगा। बैलेंसिंग, ये कोफिशिएंट क्यों पूछा जाता है? ताकि तो वो देखना चाहता है एग्जामिनर कि तुम बैलेंसिंग करना चाहते हो या नहीं। और प्लस में ये ऑक्सीजन भी ध्यान देना। ओके, ये ऑक्सीजन यहाँ निकलता है इसमें, तो ये चीज का ध्यान देना, नहीं तो फिर ये सवाल नहीं बनेगा। ये चेक कर रहा था वो कि तुम्हें ये रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन बहुत बार याद भी करना पड़ता है। ओके, सारे प्रॉपर्टी जानने पड़ते हैं, कैसा कलर है, क्या उसका यूज है,
और फिर उस पर आधारित कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक का सवाल है। और एक चीज और देखते हैं हम लोग, ये तो बहुत आसान है, ये तो कितना बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी जब बता रहा था तो इसको करवाया गया था। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, सॉरी सोल्यूशन नहीं, क्या सॉल्ट सोल्यूशन होगा, ये तो हम सबको पता भी है, लेकिन बता दिया तो और अच्छा बात हुआ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर इन विच अ मेटल रॉड इज सस्पेंडेड इन 1 मोलैरिटी। ये क्या है मोलैरिटी, अभी पढ़े नहीं हो, लेकिन इसमें बाद में लोग बात करेंगे। ये कैपिटल एम से मोलैरिटी होता है, ठीक है। 1 मोलैरिटी सॉल्ट सोल्यूशन, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ये चाहे दिए या ना दे, बस इसमें ये देखना है कि इन विच मेटल रॉड इज सस्पेंडेड इन 1। तो पूछा है कि एट रूम टेम्परेचर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल सिग्निफिकेंटली ओकर। इनमें से किस रिएक्शन में, ठीक है, 4 तरह के दे दिए हैं, और किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिग्निफिकेंटली होगा, मतलब किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा। तो क्या इसमें टेक प्लेस करेगा, क्या आयरन जिंक को हटा पाएगा, ये आयरन रॉड है और ये जिंक नाइट्रेट का, देख रहे हो नाइट्रेट का सोल्यूशन है, जिंक नाइट्रेट का सोल्यूशन, ये सॉल्ट है, तो क्या जिंक इसको किक कर पाएगा, क्या ऐसा रिएक्शन होगा Fe+Zn NO3 इसमें क्या क्या रिएक्शन होगा, क्या ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से। अगर यहाँ उल्टा होता, अगर यहाँ जिंक का रॉड होता और सोल्यूशन किसका होता, आयरन नाइट्रेट का होता, तब तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता। अगर ऐसा होता Zn+Fe, ध्यान दो इस चीज को, यहाँ Fe की जगह Zn+FeNO3, ठीक है, FeNO3 का होल टू, ठीक है, तो तब तो हो जाता रिएक्शन, क्या कैसे, ZnNO3 का होल टू प्लस Fe, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना। मेटल का रिएक्टिविटी देखे हो ना, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज पहले भी बहुत बार बताया गया है, इसलिए बोलता हूँ यार केमिस्ट्री में खासकर इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें याद करने वाली है। ये देखो मेटल रिएक्टिविटी, सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम, उससे कम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। देख रहे हो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, ऊपर है ना। और फिर निकल उससे कम है, उससे कम है, ये सब तुम्हारा टीन हो गया, फिर लेड हो गया, फिर सीयू हो गया, कॉपर, फिर मरकरी, और सबसे कम रिएक्टिव कौन मेटल होता है, प्लेटिनम, ठीक है। तो ये चीज याद होना चाहिए था तुम्हें, तभी अब तुम बना पाओगे। तो क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं, क्योंकि आयरन हटा ही नहीं पाएगा जिंक को, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना, ये क्यों हटेगा। सेकेंड, अल्युमिनियम और KNO2, कभी भी ये पोटेशियम हटेगा यहाँ से, नहीं हटेगा। पोटेशियम क्यों, पोटेशियम तो ज्यादा रिएक्टिव है ना एल्युमिनियम से, तो एल्युमिनियम हटा पाएगा क्या, डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब आते हैं मैग्नीशियम का रॉड लिए हैं, और सोल्यूशन क्या है इस सॉल्ट सोल्यूशन, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉपर नाइट्रेट। तो हाँ मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तुमने ध्यान दिया, ये जो ये देख रहे हो मैग्नीशियम क्या है, देखो मैग्नीशियम कहाँ ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में है और कॉपर कहाँ नीचे है। तो क्या करेगा ये मैग्नीशियम, ये इसको हटा के यहाँ पर क्या बना लेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना लेगा। ये यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, Mg+CuNO3 होल टू, ये क्या बना लेगा, Mg, अरे यहीं पर लिख देता हूँ, MgNO3 का होल टू प्लस Cu बना लेगा, क्योंकि मैग्नीशियम इसको रिप्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है Cu से, तो ये कमजोर हुआ ना, तो इसको, और बात किसका चलती है, हमेशा मजबूत का बात चलता है, तो इसको हटाएगा, कहेगा किक आउट कर देगा इसको, और नाइट्रेट से किसको कौन बॉन्ड बना लेगा, खुद मैग्नीशियम बॉन्ड बना लेगा, देखो मैग्नीशियम नाइट्रेट बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी नहीं हो, क्यों, क्योंकि Cu ज्यादा, ये कौन ज्यादा रिएक्टिव है, Cu ज्यादा, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है कि लेड ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर कम रिएक्टिव है। तो क्या कम रिएक्टिव कोई भी सब्सटेंस अपने से ज्यादा रिएक्टिव के सॉल्ट सोल्यूशन को हटा पाएगा क्या, अपने से ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो उसके सॉल्ट सोल्यूशन से उसको हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर कौन जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि बस Mg हटा पाएगा और यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान था, और देख रहे हो कितना आसान पूछते रहता है। तो हमने जो अब तक पढ़ा उसमें से मैंने इसको दिखाया, तुम इसको जाके पूरा पेपर एक बार चेकआउट करना, नेट पर तुमको मिल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। और इसको एग्जाम में क्लियर करने के बाद शायद पहला दूसरा स्टेज होता है, उसमें स्कॉलरशिप भी मिलता है मेरे ख्याल से। फिर वहाँ पर जाकर तुम देख भी सकते हो मुंबई में, शायद अगर तुम्हारा अच्छा रैंक आएगा दोनों स्टेज में तो
मेरे ख्याल से वहाँ पर बुलाते भी हैं कुछ दिन के लिए, वहाँ ट्रेनिंग वगैरह या फिर सेमिनार से ये सब आयोजित शायद किए जाते हैं। इस बारे में उतना का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, तुम इसको भरना चाहिए। आते हैं एक फिजिक्स के सवाल पे। अब बॉडी विथ डेंसिटी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने हाइड्रोस्टैटिक बता दिया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो इसको जरूर करना। अब बॉडी विथ डेंसिटी रो, इसको ये क्या है, ये रो है, ये ग्रीक लेटर वर्ड है, ग्रीक लेटर वर्ड है, इसको क्या पढ़ते हैं, रो, ठीक है, ROW मतलब, ठीक है। अरे जानते हो ना कि ग्रीक लेटर वर्ड में जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, डेल्टा, गामा, ये सब ग्रीक लेटर वर्ड है, इनका कोई अपना अच्छी नहीं है, बस होता क्या है कि ये वेरिएबल्स हैं। तुम चाहो तो इस रो के जगह D1 भी लिख सकते हो, डेंसिटी को D से लिखना और भी अच्छा बात है ना, D से, लेकिन डेंसिटी को शुरू से ही रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यों करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अ बॉडी विथ डेंसिटी रो इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग that is known to stretch linearly with the applied force, that is known to stretch linearly with the applied force। क्या मैंने कब बताया, ये चीज नहीं बताया ना, क्योंकि 9 में इसको पढ़ना था। जब भी किसी स्प्रिंग को आप ना, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ क्या हो गया, ठीक है, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, ना तो मैंने इसको कंप्रेस किया है और ना ही इसको इलोंगेट किया है, स्ट्रेच किया है। अगर मैं इस स्प्रिंग को मान लो, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ है, लेकिन मैंने इसको x दूरी से क्या कर दिया, खींच दिया, x दूरी से इसको खींचा, तो अब हर स्प्रिंग का एक ना स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, K कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। आ रही बात समझ में, हर स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिसे K कहते हैं, और इस K का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। ओके, न्यूटन पर मीटर। K का मतलब क्या, तुम्हारे जो पेन में जो स्प्रिंग वाला पेन नहीं आता है, टिप टॉप, तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, लेस होगा, क्योंकि उस स्प्रिंग को दबाने में बहुत ज़्यादा भार की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन वही अगर बड़ा स्प्रिंग हो, बहुत मोटा स्प्रिंग, बड़ा स्प्रिंग हो, जो कि गाड़ियों में यूज की जाती है ना उनके पार्ट्स में, तो उसको दबाने में तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत उसके लिए एनर्जी चाहिए ना, वो तो इंजन काम करती है ना वहाँ, तो उसका जो स्प्रिंग कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा है ना उसको, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करने में उसको ज़्यादा फोर्स लगाना, तो ऐसे का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा। ये चीज़ के बारे में थोड़ा तुम्हें कंसेप्ट मिलेगा, और बाद में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे थोड़ा ज़्यादा। तो अगर किसी स्प्रिंग को तुम एक डिस्टेंस से, ये एक डिस्टेंस से मैंने खींच दिया, ये था इसका नेचुरल लेंथ, मैंने खींचा एक से, तो ये इधर की ओर कितना फोर्स लगा रहा होगा, kx लगा रहा होगा। ओके, इस साइड ध्यान दो, इस साइड, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से अगर मैंने इसे x दूरी तक खींचा, तो ये इधर की ओर अपनी क्यों खींच रही है, क्यों इधर की ओर ला रही है, क्योंकि ये चाहती है कि जैसे नेचुरल थी वैसे ही रहे। आ रही बात समझ में, कोई भी बॉडी क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है, तो मैंने इसे नेचुरल लेंथ से खींच के x दूरी तक ला दिया, तो ये अपने तरफ कितनी फोर्स लगा रही होगी, कितनी थी से, kx फोर्स से। अगर अब सिर्फ खींचा है नहीं, अगर मैंने इसको अति भी कर दिया, कंप्रेस भी कर दिया, ठीक है, कंप्रेस भी कर दिया, कितना से, x दूरी से कंप्रेस कर दिया, देखो ये नेचुरल लेंथ है इसका, ठीक है, ये इसका क्या है, नेचुरल लेंथ था ना, ये नेचुरल लेंथ है, और मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, इलोंगेट कर दिया, इसको स्ट्रेच कर दिया, और यहाँ पर क्या किया, इसको दबा दिया, कितना से, x दूरी से ही, ठीक है, कंप्रेस कर दिया। तो अभी भी ये क्या चाहेगी स्प्रिंग की, जहां इसका नेचुरल लेंथ यहाँ है ना, इधर की ओर आने की कोशिश करेगी, तो मैंने इसे इधर दबाया, तो स्प्रिंग किधर की ओर फोर्स लगाएगी, इधर की ओर, कितना, kx ही लगाएगी। जितना तुम दूरी इलोंगेट करते हो उतना ही वो फोर्स, मान लो तुम इधर की ओर फोर्स लगाए तो स्प्रिंग तुम्हारे अपोजिट फोर्स लगाएगी, तुम इधर की ओर खींच रहे हो स्प्रिंग को, इधर की ओर, तो न्यूटन थर्ड लॉ से स्प्रिंग किधर खींचेगी, इधर की ओर, कितना, kx से। ओके, ये चीज जानना जरूरी था, थोड़ा सा 9 में डिस्कस करता, तो 9 में ही डिस्कस करना था इसको, क्लास 9 में, लेकिन सिंस हाइड्रोस्टैटिक का था तो मैंने बताया। तो यही है लिनियरली, क्यों लिनियरली, क्योंकि ये देख रहे हो फोर्स क्या है, kx है, ना कि kx स्क्वायर है, ना kx क्यूब है, ना कि k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x है। देख रहे हो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, F इज इक्वल टू क्या लिखोगे, F ऑफ स्प्रिंग क्या लिखोगे, kx लिखोगे। इसलिए लिनियरली का मतलब क्या, k इंटू एक्स। अगर बोलता कि स्क्वायरली डिपेंड कर रहा है तो kx स्क्वायर हो जाता ना, लेकिन ये नहीं होता है, या क्यूबिकली डिपेंड कर रहा है, जो फोर्स है वो क्यूबिकली डिपेंड कर रहा है स्प्रिंग में, तो kx क्यूब ये भी नहीं होता है। क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स kx होता है। x का क्या मतलब कि जितना दूरी इलोंगेट किया या जितना दूरी कंप्रेस किया।
तो ये क्वेश्चन, द स्प्रिंग इज हेल्ड वर्टिकली such that the body is fully immersed in a liquid of density ρ1. Okay, in this case the spring stretches by, और ये क्या दिया हुआ है, ρ1 का वैल्यू रो से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वो बॉडी जो है वो डूबेगा, ठीक है. In this case the spring stretches by a length x1 when the same body is fully immersed in a liquid of density ρ2 and ρ2 should be less than ρ1. The spring stretches by x2. This implies that the density of the body rho is given by the expression. पहला ऑप्शन ρ1 x1 minus ρ2 x2 upon x1 minus x2. दूसरा ऑप्शन ρ2 x2 ρ1 x2 minus ρ2 x1 upon x2 minus x1. तीसरा ऑप्शन ρ1 x2 plus ρ2 x1 upon x1 plus x2. और चौथा ऑप्शन ρ1 x2 minus ρ2 x1 upon x1 minus x2. क्या पूछ रहा है, देखो क्या कहा कि स्प्रिंग से बॉडी जो है, एक बॉडी कैसा भी बॉडी हो, जरूरी नहीं कि स्फेयर ही हो, ठीक है. तुम चाहो तो इसको स्क्वायर वाला बॉडी भी रख सकते हो. ओके, क्योंकि बताया नहीं है ना कि किस तरफ का बॉडी है, स्फेयर है, स्क्वायर है, या रेगुलर है, इरेगुलर कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं कैसा भी रख लूँ तब तो ठीक है. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ किया मान लो, दिया नहीं हुआ है लेकिन मान लेना है. ओके, तो क्या किया है कि पहला बार में इसको क्या किया है, एक लिक्विड लिया है, ठीक है, एक लिक्विड लिया है जिसका डेंसिटी क्या है, ρ1 है, और इसमें ना, इसमें इसको डुबाया है. ओके, इसमें एक बार डुबा दिया है ऐसे करके, और दूसरा बार जब लिया है तो दूसरा बार भी एक अलग लिक्विड लिया है, और इसका डेंसिटी ρ2 है, और इसमें फिर इसी सेम ऑब्जेक्ट को इसमें डुबाया है, और यही सेम स्प्रिंग है, के कांस्टेंट है. और इस बार देखा गया कि स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना है, x1 का है, यानी अब स्प्रिंग नीचे की ओर कितना अथी हुई, कितना स्ट्रेच हुई, x1, और इसमें कितना स्ट्रेच हुई, x2 मीटर या सेंटीमीटर जितना भी बोलो, x2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच हुई. मतलब स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कुछ था, लेकिन ये नेचुरल, अब सिंस ऑब्जेक्ट बांधी तो स्प्रिंग कुछ तो खींचेगा. ओके, तो हमको पता क्या करना है कि इस बॉडी का जो डेंसिटी है रो, वो कितना है. ध्यान देना, बॉडी का डेंसिटी रो है. पहली बार इसे उस लिक्विड में डुबाया गया जिसका डेंसिटी ρ1 है, दूसरी बार उसे उस लिक्विड में डुबाया गया जिसका डेंसिटी ρ2 है, और बाकी इस पहली बार में डुबाया गया था उसमें उस समय स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन आया, x1 का इलोंगेशन आया. दूसरी बार डुबाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि सेम ही दूरी से स्प्रिंग क्या हो, खींचे. ओके, सेम लिक्विड रहता तो समझते, लेकिन ये अलग अलग लिक्विड है ना. तो अब क्या करें, हमें ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालना है. तो सबसे पहला बात, तुम डायग्राम बनाओ इसका, फ्री बॉडी डायग्राम. पहला केस में क्या हो रहा है, नीचे की ओर mg तो लगेगा ही हमेशा. बॉडी का मास m ले लो, तो अपने से ले लो क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, बाद में सब कट जाएगा, टेंशन मत लो. ओके, बॉडी का मास m ले लो, तो ऊपर क्यों कितना फोर्स लग रहा होगा, kx1. ओके, लेकिन बायंसी भी तो लग रहा होगा, ध्यान दो, बायंसी भी तो लग रहा होगा, v1 बायंसी कुछ लग रहा होगा. ओके, v1, और यहां पर देखो दूसरी केस में, ये पहला केस हो गया, और दूसरा केस में क्या लग रहा होगा, अभी भी वही ऑब्जेक्ट है तो मास m है, और ऊपर स्प्रिंग कितना से खींच रहा होगा, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आना चाहता है. स्प्रिंग नीचे क्यों नहीं खींच रहा है, क्योंकि अरे नेचुरल लेंथ तो ऊपर है ना, स्प्रिंग नीचे की ओर इलोंगेट हो गई है ना, तो नेचुरल पॉइंट है वो तो ऊपर है ना, तो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी ना स्प्रिंग, ताकि वो ऊपर की ओर आए, क्योंकि नेचुरल लेंथ गेन करना चाहती है. ओके, अब समझ में आया क्यों के एक्स नीचे नहीं लगाएंगे, नीचे कैसे लगेगा, उस मास ने उसको इलोंगेट कर दिया, तो इलोंगेट से तो जितना नीचे इलोंगेशन हुआ है उतना ही ऊपर स्प्रिंग खींचेगी. न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शन का रिएक्शन होता है, ये इक्वल एंड अपोजिट. तो इधर कितना हो जाएगा, के x2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा लिक्विड का डेंसिटी यहाँ ρ1 है, पहले लिक्विड का, दूसरे वाला का ρ2 है, और ये ऊपर की ओर कितना लगेगा, v2. ध्यान देना, मैंने बायंसी सेम नहीं लिया है, b1 b2 लिया है. क्यों, क्योंकि बायंसी सेम कैसे होगा, पहली बार में लिक्विड, बायंसी लिक्विड पर भी तो डिपेंड करती है, लेकिन mg तो mg ही रहेगा. तो पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे, अब सिंस क्या है, सिंस ये चल नहीं रही है, ध्यान देना, ये क्या चल रहा है, बॉल नहीं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, इस पर 0 है, तो एलोंग वर्टिकली क्या है, इसका फोर्स बैलेंस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, mg इज इक्वल टू b प्लस kx1.
ओके, और यहाँ क्या लिखेंगे, एम जी इज इक्वल टू B2 प्लस KX2। ओके, अब तुम सोचोगे कि इधर तो बैलेंस है, लेकिन इस साइड हॉरिजेंटल साइड में आपने बैलेंस नहीं किया। तो दरअसल बच्चे इधर जो वाटर है, इधर भी तो वाटर है, तो तुमने ध्यान दिया दोनों तरफ तो वाटर सेम ही प्रकार का है। ये दोनों तरफ करने का मतलब ये दूरी इस तरफ इस तरफ। अब तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर अगर ये पानी का लेवल यहाँ तक है, तो यहाँ पर जितना प्रेशर, मान लो ये H है, तो यहाँ पर कितना लग रहा होगा प्रेशर, HDG लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पर भी तो HDG लग रहा होगा, तो ये सारा प्रेशर इधर जितना लग रहा होगा उधर उतना ही प्रेशर इधर लग रहा होगा। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिजल्टेंट कैंसिल हो जाएंगे। जितना प्रेशर इधर लग रहा होगा उतना ही प्रेशर ऐसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो ये दोनों प्रेशर, मान लो ये वाले पानी के मोलिक्यूल देखो, ये ऐसे प्रेशर आएगा जिसका 2 कंपोनेंट होगा, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कैंसिल कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका भी ये कैंसिल हो, मतलब कहने का मतलब है कि जितना एरिया इधर बॉल का है, पानी के पानी बोला, कोई लिक्विड है जो उसके संपर्क में, उतना ही एरिया इसके संपर्क में भी है। तो दोनों तरफ क्या है, सिमेट्री है। तो सिमेट्री के कारण इधर का फोर्स उधर का फोर्स बैलेंस हो जाएगा, इसलिए उस तरफ की चिंता हम नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम देखेंगे तो मास इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेंसिटी टू वॉल्यूम लिखते हैं। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, रो, और इसका वॉल्यूम V मान लो, कोई दिक्कत नहीं, रो VG इज इक्वल टू B1। वैसे को क्या लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सबमर्ज्ड, डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी, ठीक है। तो पहली बार में लिक्विड डेंसिटी ρ1 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन दैट लिक्विड। तो वॉल्यूम तो पूरा का पूरा है ना, पूरा का पूरा वॉल्यूम है ना, इसलिए पूरा क्यों डूबा हुआ है, क्योंकि शुरू में ही क्वेश्चन दिया कि ρ1 क्या है, वो क्या है, कम है रो से। और यहाँ पर भी क्वेश्चन में क्या देगा, ρ2 कम है, ठीक है। तो सिंस रो का ज्यादा वैल्यू, तो ये पूरा पूरा डूब जाएगा। तो पूरा का पूरा वॉल्यूम ले ले इंटू G प्लस KX1। तो यहाँ से G को इधर लेके आ जाओ, और यहाँ से VG कॉमन हो जाएगा, VG तो VG कॉमन हो जाएगा, तो रो माइनस ρ1 बचेगा इज इक्वल टू KX1। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। और इधर से क्या आ जाएगा, रो VG, क्यों, क्योंकि मास को डेंसिटी टू वॉल्यूम लिखेंगे, और ये M क्या है, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है, ये वाले ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इज इक्वल टू ρ2 इंटू V इंटू G, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है, जिसमें इन विच दैट ऑब्जेक्ट इज समर्ज्ड। बायनेंसी का ही होता है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट समर्ज्ड इन दैट लिक्विड इंटू G प्लस KX2। तो यहाँ से भी VG कॉमन है, तो इसको इधर लाता ना, तो VG कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रो माइनस ρ2 इज इक्वल टू KX2। ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो K का तो काम भी नहीं है ना, K तो दिया भी नहीं हुआ था क्वेश्चन में। हमेशा ध्यान देना, जो भी तुम माने हो खुद से ना, उसको अंत में तुम्हें काटना होगा किसी ना किसी तरह से, क्योंकि K के टर्म में आंसर आ सकता है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में K नहीं दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है ना, मास भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हुआ है। हमें उस टर्म में को आंसर लाना है जो डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम क्या करें, 1/2 कर लें, डिवाइड कर दें पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से। तो डिवाइड करेंगे तो VG इंटू रो माइनस ρ1 अपॉन VG इंटू रो माइनस ρ2 इज इक्वल टू KX1 अपॉन KX2 आ जाएगा। K से क्या कैंसिल, VG से VG कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, X2 है, और ये इधर एक बार, तो X2 इंटू ρ1, तो X2 इंटू रो माइनस X2 इंटू ρ1 इज इक्वल टू X1 इंटू रो माइनस X1 इंटू ρ2। तो यहाँ से देखो तो रो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, X2 यहाँ से क्या आ जाएगा, रो, ठीक है। इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके जाओ, तो रो X2 माइनस X1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, X2 ρ1 माइनस X1 ρ2। तो रो का वैल्यू कितना आ जाएगा, X2 ρ1 माइनस X1 ρ2 अपॉन X2 माइनस X1। यही ने पूछा था रो का ही वैल्यू ना, कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और रो ही तो डेंसिटी था ऑब्जेक्ट का। और इसको क्या लिख सकते हो, लेकिन ये तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है ये चीज। तो दरअसल हुआ क्या है कि अगर तुम माइनस के ऊपर कॉमन ले लोगे, माइनस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसी को कैसे लिख सकते हैं, X1 ρ2 माइनस X2 ρ1 अपॉन, और नीचे भी माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, X1 माइनस X2। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ये चीज, क्योंकि ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये वाला, ये ऑप्शन, ये सही है आंसर, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ऊपर माइनस कॉमन ले लोगे, नीचे भी माइनस कॉमन ले लोगे, तो ऐसा लिख सकते हैं ना,
ये चीज़ समझ में आ रहा है? ऊपर माइनस कॉमन, नीचे माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, माइनस माइनस कैंसिल अपने आप हो जाएगा। तो ये चीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा कौन सा, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। देखो तो ऑप्शन बी में यही है, रो 1 x2 माइनस रो 2 x1 अपॉन x2 माइनस x1, रो 1 x2। हालांकि ठीक है, इसमें ये भी सही है, लेकिन इसमें ये भी आंसर होगा, रो x1 x2 रो 1 माइनस x1 रो 2 अपॉन x2 माइनस x1। ये दोनों सही है, क्योंकि एक में दोनों में मैंने सोचा कि शायद माइनस, अगर ऑप्शन इस तरफ से लिखा होता तो ऑप्शन ये भी सही होता और ये भी सही है, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लोगे तो हमारा इसी को आंसर लिख लो, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बी में हमारा यही है, रो 1 x2 माइनस x1 रो 2 अपॉन x2 माइनस x1। क्या है, रो 1 x2 माइनस रो 2 x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ऑप्शन बी सही है। सो गाइस, इसमें और भी शायद 2 सवाल और थे, तो उसमें हम कराएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़े भी नहीं है, 8 के लेवल का ही है, तो मतलब 8 ही लेवल में पढ़े हैं। तो 9 का भी स्टार्ट करना होगा, 10 का भी स्टार्ट करना होगा, बहुत सारी चीज़ें करानी होगी। तो ठीक है, स्टे ट्यून। और बहुत सारे चैप्टर करा भी दिए गए हैं क्लास 8 के, तो जाके उन्हें चेकआउट करो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।